जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद की चैप्टर 2 ये जो बुक लेके आया हूँ आपके सामने, उसकी सारी डिटेलिंग आपको इंग्लिश में यहाँ पे दी जाएगी और मैं जो बोलूँगा वो प्रॉपर हिंदी में रहेगा ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। तो उसका मैं ट्रांसलेशन किया हूँ और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ा हूँ एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में, बिहार पीसीएस के एग्जामिनेशंस में, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है बिहार की, उसमें बिहार से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो आशा करते हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ से क्वेश्चंस छूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये ब्रिटिश रिबेलियन स्ट्रगल इन बिहार, बिहार में जो ब्रिटिश रिबेलियन हुई थी उसको लेके सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो 1757 की प्लासी युद्ध होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1857 में ये भारत का आज़ादी के लिए यहाँ पे विद्रोह होता है। आगे बढ़ते हैं। अली गौहर, जिसे शेर शाह आलम, यहाँ पे अली गौहर को शाह आलम जो कि टाइटल दिया गया था, स्वयं के द्वारा ये टाइटल दिया गया, और आलमगीर सेकंड की डेथ के बाद। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिहार क्वेश्चंस अपने पीसीएस एग्जाम्स में बनाया हुआ है। तो अली गौहर का दूसरा नाम शाह आलम सेकंड था, ये स्वयं को ये टाइटल दिया हुआ था। बक्सर 1764 की जो युद्ध होती है उसमें मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है 1761 में, और यहाँ पे जो कैपिटल है मीर कासिम के द्वारा, याद रहे, ही मुंगेर इसकी कैपिटल बना दी जाती है। वांसीटाट और वारेन हास्टिंग को छोड़ के इंग्लिश मैन में कोई भी रेडी नहीं था कि जो ट्रेड टैक्स होती थी ये दिया जाए। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, वांसीटाट एंड वारेन हास्टिंग। ये दोनों लोग तो रेडी थे कि ठीक है जो भी ट्रेड की टैक्सेस होती है वो हम पे करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन और भी जितने इंग्लिश मैन थे वो कहीं ना कहीं इस पे एग्री नहीं हो रहे थे। दूसरी जो बातें निकल के आ रही हैं यहाँ पे कि इंग्लिश टैक्स भी कलेक्ट करते थे जो कि फोर्सफुली थी, किससे, इंडियन से, और वाल्ट एलिस वेयर अगेंस्ट द गिविंग टैक्स। तो ये जो दो पर्सनालिटी थी, वाल्ट एंड एलिस, ये लोग टैक्स देने के ही विरुद्ध में थे। एलिस जो थे हेड ऑफ पटना कंपनी के थे और 24 जून 1763 को ये पटना को ऑक्युपाइड कर लेते हैं और लूट 50 जो मचती है वहाँ पे वो शुरू हो जाती है। इसको देखते हुए मीर कासिम जो है ऑक्युपाई करते हैं क्या, पटना को, और पनिश करते हैं वहाँ पे जितने भी इंग्लिश मैन थे, वहाँ पे जो क्षति पहुँचाए थे उसको वहाँ पे पनिश करते हुए। कौन, मीर कासिम। तो मीर कासिम वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ के ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं। इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश जो हैं, अंग्रेज जो हैं, वहाँ पे मर्डर किए गए ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रांस ऑफिसर्स। एक ऑर्डर किसके ऑफिसर से, तो फ्रांस के ऑफिसर से जो नवाब था जिसका नाम था सुमेरु। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। 2 सितंबर 1763 की अगर हम बातें करते हैं तो क्या हमको मिलता है यहाँ पे, मीर कासिम डिफीटेड नियर राजमहल। तो राजमहल के आसपास मीर कासिम को डिफीट कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है, और ये शरण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं अवध नवाब के पास, जहाँ पे शाह आलम पहले से ही मौजूद होते हैं। तो ये शाह आलम कौन है, शाह आलम सेकंड है जो पहले से मौजूद होते हैं। तो शाह आलम, मीर कासिम, ये लोग ट्राईपार्टाइट अपना अलायंस बना लेते हैं। 23 अक्टूबर 1764 की बात करी जाए तो यहाँ पे 3 अलायंस होती है, 4000 सोल्जर होती है और 40,000 सोल्जर होती है और 8000 इंग्लिश सोल्जर होती है। लेकिन इसको इंग्लिश सोल्जर को हेड कौन करता है, तो मुनरो हेड करते हैं। ये कौन सी लड़ाई है, ये बक्सर वाली लड़ाई है जो 1764 को लड़ी गई थी। 23 अक्टूबर की चीज़ें हैं। देखिए, फैक्ट्स की बातें करते हैं अगर हम, तो आपको याद होना चाहिए फैक्ट फिगर से भी क्वेश्चंस बनते हैं और बीपीएससी हमेशा फैक्ट फिगर को स्टेटमेंट के रूप में अब
देने लगा है। हालांकि पेपर का जो मॉड्यूल है, पैटर्न है, बदलता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी आपको बिना फैक्ट्स याद किए एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी बिल्कुल नहीं होगी, तो इसलिए याद करने की आवश्यकता है। तो 40,000 सैनिकों के साथ यहाँ पे वो लड़े, 8,000 सैनिक यहाँ पे इंग्लिश के थे और मुनरो जो है यहाँ पे हेड कर रहे थे। ये बैटल जो है कंसोलिडेट किया किसके पोजीशंस को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पोजीशंस को और मजबूत बना देता है। आगे बढ़ते हैं। इन रिबेलियन की बात करी जाए, जो विद्रोह हुई है ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, उनमें नूनिया रिबेलियन भी एक अहम रोल प्ले करती है, जो कि 1770 में ये रिबेलियन होता है। किसके साथ? इंग्लिशों के साथ। यहाँ पे बात करी जाए, ये लोग सोरा बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है, इसलिए मैं रिमाइंड करता हुआ चलूँगा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस जहाँ से आया हुआ है, मैं मोस्टली वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रिमाइंड करा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नूनिया रिबेलियन कब हुआ था, ये भी था, और किस फील्ड में ये कार्य करते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 1770 और 16 दोनों याद रखने की जरूरत है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर वीडियो एक बार देख लिए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको पूरा याद ही हो गया। रिवीजन, रिपीटेडली रिवीजन, ये RRR बहुत ज़रूरी है। RRR जब तक नहीं लगेगा लाइफ में, वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए रिवीजन, रिपीटेडली रिवीजन और रीडिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश जो है एक्सप्लॉइट करना शुरू किए इन सोरा ट्रेड को, और इसको ऑप्ट करके ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे। तो सोरा वर्कर को एक्सप्लॉइट भी करना ये शुरू किए। इस बिजनेस में आने के लिए इनको एक्सप्लॉइट करना पड़ता ही पड़ता, क्योंकि इनको यहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना था। इंग्लिश ब्रूटली बात किया जाए तो यहाँ पे सप्रेस किए कौन से लोगों को? नूनिया लोगों को। तो जो नूनिया टाइप थी वहाँ पे उन लोगों को सप्रेस किया। सोरा जो कार्य करते थे, 1770 में नूनिया रिबेलियन हुई। 1781 में अगर हम आते हैं तो हमको मिलता है बनारस के चैत सिंह। यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इंस्पायर हुए जमींदारी से यहाँ पे, और लॉर्ड हेस्टिंग जो है सप्रेस किए किसको? विथ हेल्प ऑफ फोर्स। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग फोर्स की सहायता से चैत सिंह को यहाँ पे सप्रेस करते हुए नजर आए। 1781 के बाद 86 का जो टाइम पीरियड होता है, नारायण सिंह का आता है, और ये डिपोस्ट और अरेस्ट किए गए कहाँ पे? ढाका में। 1798 की बात करें तो अवध के वजीर अली रिबेलियन, यहाँ पे टिकारी किंग, मित्रजीत सिंह, ये लोग सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। 19वीं शताब्दी में जब हम एंट्री मारते हैं, 19वीं शताब्दी का क्या मतलब होता है? 1801 अगर आ जाती है तो ये 19वीं शताब्दी में प्रवेश हो जाती है। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी के वहाबी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस किसी भी PCS एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बने हों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहाबी मूवमेंट क्रिएटेड बेस, अपना एक बेस तैयार करता है, एक आधार तैयार करता है, और वहाबी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। किसके? और ये चीज़ें तब तक भी चलती हैं जब 1857 का युद्ध होता है, तब तक भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। 1865 के आसपास तक ये चीज़ें जारी रहती हैं। वहाबी मूवमेंट के लीडर की बात करें तो सैयद अहमद शहीदी जी थे, जो कि इंडिया के यहाँ पे थे, और पैदाइश इनकी कहाँ की थी? तो 1786 में रायबरेली में ये पैदा हुए थे। 1821 की बात करी जाए तो ये पटना आते हैं, और सादिकपुर फैमिली एक होती है, वहाँ से इनकी मुलाकात होती है और एडॉप्ट करते हैं। उनको एडॉप्ट कर लिया जाता है किस रूप में? एक स्पिरिचुअल धार्मिक लीडर के रूप में उनको एडॉप्ट कर लिया जाता है। अब बात आती है 1831 की बालाकोट बैटल का। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है बालाकोट बैटल से। तो सैयद साहब यहाँ पे शहीद हो जाते हैं, और ये किसके विरुद्ध में? तो बैटल अगेंस्ट सिख कमांडर शेर सिंह। तो ये सिख कमांडर शेर सिंह के विरुद्ध यहाँ पे लड़ते हुए यहाँ पे कौन शहीद हो जाता है? तो आपके सादिकपुर फैमिली के लीडर यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। सक्सेसर की बात करी जाए तो यहाँ पे खलीफा के रूप में कौन आते हैं? हिज सक्सेसर एज खलीफा। तो यहाँ पे विलायत अली और इनायत अली, दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है ये, और ये उभर के दोनों पर्सनालिटी आती हैं। दोनों से क्वेश्चंस बना चुका है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, वहाबी के रूप में यहाँ पे उभर के आती हैं, और सोशल रिफॉर्मर फॉर
मुस्लिम इन इंडिया यहाँ पे इंस्पायर करने के लिए आती हैं। बहुत जल्दी ही यहाँ पे रियलाइज होता है कि बिना फॉरेनर को एलिमिनेट किए हम यहाँ पे कोई रिफॉर्म देश में नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे नॉन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशंस जो चलाई जा रही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए और बहुत ज़रूरी हो जाता है इनको, किसको, विलायत अली को और इनायत अली, ये दोनों ब्रदर हैं, ये लोग आगे आ जाते हैं और दे कैन नॉट सक्सीड इन देयर एम। तो यहाँ पे नॉन रिलीजियस एडमिशंस को आगे लेके आते हैं। पहले धर्म के आधार पे चीज़ें चलती हैं कि रिफॉर्म किया जाए, लेकिन यहाँ पे आंदोलन के रूप में आ जाती चीज़ें हैं। इस प्रकार से सेटअप होते हैं कितने केंद्र, तो एक सितना में केंद्र होता है, एक पटना में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। बंगाल की फरेजी मूवमेंट की बात करें तो इसी से इंस्पायर्ड है, जो कि फरेजी मूवमेंट आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि बंगाल की फरेजी मूवमेंट से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इस मूवमेंट के जो लीडर हैं हाजी सरातुल्लाह, ये यहाँ के लीडर हैं। हाजी सरातुल्लाह बंगाल फरेजी मूवमेंट के लीडर रहे हैं। 1852 से 1858 1863 तक ऐसी बैटल चलती हुई जा रही है वहाबी मूवमेंट, और किसके विरुद्ध, तो इंग्लिश के विरुद्ध ये चीज़ें चलती हुई जा रही है। लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलता है, फेलियर के कगार पे नज़र आती है। फिर भी वहाबी जो है हेल्प करना 1857 के रिबेलियन में भी नहीं भूले, यानी उनका योगदान जो है 1857 में भी बिल्कुल है। किसका, वहाबी का। बिहार की बात करें तो वहाबी का जो सप्रेशन, अगर दमन की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है कब, अम्बेला कैंपेन से। अम्बेला कैंपेन से स्टार्ट होता है जो कि 1863 में होता है और 1865 में पटना में होता है। वहाँ भी जो है अब सामना करते हैं ट्रायल का और लीडर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें जाए तो अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम, लाइफ टाइम इनको जेल करार दिया जाता है और भेज दिया जाता है काला पानी की सज़ा। ध्यान रहे काला पानी से क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, कई सारे पीसीएस में आया हुआ है। तो ये क्या होता है काला पानी, आपके भारत में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आइलैंड है, अंडमान द्वीप जिसको बोला जाता है, वहाँ पे सेंट्रल जेल के नाम से आज के डेट में म्यूजियम है जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। वहाँ पे उनको भेज देना ही काला पानी की सज़ा कही जाती है। तो ये कॉन्फिस्केट करके उनको वहाँ पे भेज दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। अब वहाँ भी जो है रिबेलियन यहाँ पे करते रहे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। मूवमेंट फिर भी रुका नहीं, मूवमेंट कितना हो भी दमन करते रहे इंग्लिश, फिर भी आगे बढ़ते रहे, इनके फॉलोअर आगे बढ़ते रहे और इनके फॉलोअर को क्या बोला गया, अहले हदीस। तो ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, इनके फॉलोअर को क्या बोला जाता है, तो ये अहले हदीस इनको बोला जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवॉल्ट को हम देखेंगे और समझेंगे। तो 1781 की बात करी जाए अगर, तो संथाल एरिया में सुतनाबाद की क्वीन सर्वेश्वरी, तो क्वीन सर्वेश्वरी से यहाँ पे क्वेश्चंस आया हुआ है और ये रिवॉल्ट करती हैं किसके खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ। ये सबसे पहली रिवॉल्ट होती है किसी ट्राइबल की बात करी जाए तो 1781 में सुतनाबाद की राजकुमारी सर्वेश्वरी ने यहाँ पे रिवॉल्ट अपना स्टार्ट करा। उसके बाद चेरो ने अपना चेरो के लीडर भूषण सिंह यहाँ पे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। 1800 से 1802 के बीच में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। उरान की मूवमेंट अगर बात करी जाए, उरांव ट्राइब की मूवमेंट जो कि बहुत ही खतरनाक ट्राइब जानी जाती है उरांव ट्राइब। ये ट्राइब किस चीज़ के लिए जानी जाती है, आपको किसी भी हद तक ये लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, अपने ज़मीन के लिए, कल्चर के लिए, राइट्स के लिए, अपने लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे ये खड़ी होती नज़र आती है। तो लैंड इनकी बात करी जाए कैप्चर कर दी जाती है किसके द्वारा, वहाँ के जमींदारों के द्वारा। तो उरांव ट्राइब की लैंड कैप्चर कर दी जाती है 1789 से लेके 1794 तक अगर हम बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। उरांव ट्राइब से तो कम से कम 5-6 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, याद रखिएगा। इस ट्राइब को इसको क्या तमार रिवोल्ट भी बोला गया, तो उरांव को तमार रिवोल्ट भी बोला जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। जमींदार जो है पुलिस की, प्रशासन की सहायता से एक्सप्लॉइट करना शुरू किए किसके, ये ट्राइबल ग्रुप को, जिसके कारण ये सारी विद्रोह स्टार्ट होनी शुरू हुई।
हो ट्राइब की बात करें तो 1820 से 21 के समय सिंह भूमि एरिया में ये सक्रिय रही। ये लोग रिवॉल्ट किए ब्रिटिश के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स जो है सेफ्टी प्रोवाइड करते थे किसको? राजा जगन्नाथ। तो यहाँ के इस जोन के राजा थे, राजा जगन्नाथ को सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। क्यों सेफ्टी प्रोवाइड करते थे? क्यों उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता था राजाओं के द्वारा ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स सीधे किस पे रूल करते थे? लोअर क्लास, मिडिल क्लास लोगों पे रूल करते नजर आते थे। ये जो बात करी जा रही है आपकी हो ट्राइब, तो ये बहुत ही वायलेंट रिवॉल्ट यहाँ पे होती है, और कोल रिवॉल्ट उसके बाद आती है 1830 में। ध्यान रहे क्रोनोलॉजी भी लगाने के लिए आ जाती है, ये सारी रिवॉल्ट की टाइम पीरियड को पूछ देता है, तो इसलिए कभी कभी इसकी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंदर का मटेरियल तो इम्पॉर्टेंट है ही। 1830 में कोल रिवोल्ट होती है, मोस्ट वायलेंट और फियरफुल इन द हिस्ट्री जानी जाती है कोल की रिवॉल्ट। तो ये स्टार्टिंग फेज में ट्राइबल रिवॉल्ट के रूप में चलता है, लेकिन बाद में जब भूमि का दमन होने लगा, भूमि को जब छीना जाने लगा, वुमेन की एक्सप्लॉयटेशंस होने लगी, रेप्स होने लगी, तब उरांव, मुंडा, कोल ये सारे लोग एक साथ विद्रोह करने के लिए आ गए और बिजनेसमैन से, लैंडलॉर्ड से लड़ना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ही बहन बेटियों का अपहरण, रेप और बहुत सारी मात्रा में एक्सप्लॉयटेशंस हो रही थी। अगर लैंडलॉर्ड से एक बार कोई भी ट्राइबल उधार ले लेता है, अगर पैसा नहीं चुकता हो पा रहा है, वो पे आउट नहीं कर पा रहा है, तो उसका एक्सप्लॉयटेशंस शुरू हो जाता था। तो ये चीज़ें हैं, इस चैन को तोड़ने के लिए रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसके कारण ये लोग रिवॉल्ट करते हैं। 1832 तक ये सारी चीज़ें चली। संथाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्वेश्चंस यहाँ से अनगिनत बार आए हैं, ये काउंटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो संथाल रिवोल्ट जो है लास्ट और लार्ज रिवोल्ट के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। 1856 ईस्वी में ये चीज़ें होती हैं। इसका इफेक्ट भागलपुर से लेके दमनकोह तक, दमनकोह मतलब झारखंड के आसपास तक देखने को मिलता है। ये मजबूरी में डाल देता है ब्रिटिशर्स को कि आप रिफॉर्म लेके आइए, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशंस में, क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉल्ट हो रहा है 1856, याद रहे ये ठीक 1857 से एक साल पहले हुआ है। तो संताल का जो रिवोल्ट होता है ठीक एक साल पहले भागलपुर बिहार से लेके दमनकोह झारखंड के आसपास ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये रीजन है। आज के परिवेश की बात करी जाए तो ये इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पे ट्राइबल रिवोल्ट करती है कि कहीं ना कहीं मजबूरी में आ जाती है ब्रिटिश सरकार और उसको मजबूरन रिफॉर्म लेके आना पड़ता है। तो यहाँ पे संथाल जो है स्टार्ट की 1854 में और रिवॉल्ट जो है सही प्रकार से 1854 में 1856 में इसको स्वीकृति प्रदान करी गई। बिजनेसमैन, लैंडलॉर्ड, यहाँ पे जो भी ट्राइबल्स थे कहीं ना कहीं उनके राइट्स का हनन करते हुए पाए जा रहे थे और जो भी इंटर विथ एनिमल यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, ये सारे राइट्स को ये हनन करते हुए नज़र आ रहे थे। कौन? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशंस, बिजनेस क्लास, क्योंकि ट्राइबल जो हैं उनका पालन पोषण, उनका रिसोर्स, नीडी मटेरियल उनको फॉरेस्ट ही प्रोवाइड करता है। तो फॉरेस्ट उनके माता पिता, भगवान और अन्नदाता सब कुछ है, वो वहीं से सारी चीज़ें लाते हैं, जिसके कारण वो समझ जाते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी बातों में अगर बोला जाए तो यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट का भी केसेस आता है। सेक्सुअल हरासमेंट भी लोगों को झेलना पड़ा। तो रेप से लेके और एक्सप्लॉयटेशन तक वुमेन की सारी चीज़ें यहाँ पे चली। बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे डीकू किसको बोला जाता है, यहाँ से क्वेश्चन है। तो डीकू उसको बोला जाता है जो उस क्षेत्र में बाहर से आया हुआ है। आउटसाइडर लाइक लैंडलॉर्ड एंड बिजनेस क्लास, वो जो एक्सप्लॉइट करते थे उनको डीकू बोला जाता है। ये क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। रेलवे की बात करी जाए तो भागलपुर से वर्धमान तक ये चीज़ें स्टार्ट हुई और ये जो फॉरेस्ट का कटना और लकड़ियों का इकट्ठा होना, क्योंकि ट्रैक बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, वुड की आवश्यकता होती थी और उसके लिए जंगल को, फॉरेस्ट को काटना ज़रूरी हो जाता था ब्रिटिशरों के लिए। इसलिए यहाँ पे इश्यू निकल के भी कई सारी आई।
दूसरी जो है उनके ज़मीनों को भी कॉन्फिस्केट करने की बातें यहाँ पे सामने आई हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा हर्ट किया उनके रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट के। आपको बता दें यहाँ पे जान के आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई भी ट्राइबल ग्रुप है देश के किसी भी कोने में तो वो अपने लैंड से सबसे स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। वहाँ का लैंड ही उसका कल्चर है, उसका ट्रेडिशंस है, उसका वहाँ का सारी चीज़ों को वहाँ से वो भरपाई करता है। तो अपने कल्चरल एस्पेक्ट को, उस ट्रिब्यूट को, उस सिग्निफिकेंस को वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए सीधे ये समझ जाते हैं कि हमारे ये कल्चर पे सीधे अटैक हुआ है, जिसके कारण वो वहाँ पे लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ट्राइबल अटैक्ड एंड लूटेड ग्रेन्स, ये सारी की सारी चीज़ें ट्राइबल जो हैं पुनः अपने आप को यूनिटी में तब्दील करते हैं, एकता को बनाते हैं, और जो भी ग्रेन बिजनेसमैन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा इकट्ठा किया गया उसको लूटना और ज़मींदारों को मारना, बिजनेसमैन को भगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो बात बोली जा रही है संथाल में कि यह एक मेसियानिक एक्टिविटी कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आई, कि देवता स्वरूप कोई कैरेक्टर यहाँ पे आया हुआ है। दो लीडर इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे हैं, मेसियानिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे सिद्धू और कानू दो ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो उभर के संथाल में आते हैं। स्पेशली सिद्धू की बात करी जाए तो ये प्रीचर के रूप में उभर के आते हैं और कहते हैं ठाकुर और इष्ट देव उनकी रक्षा करेंगे जो इस स्ट्रगल में, रिबेलियन में हमारा साथ देगा। तो ये ईश्वर पे छोड़ देते हैं एक मेसियानिक कैरेक्टर के साथ। रिवॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे किल्ड वुमेन, मेन, चिल्ड्रेन, बहुत सारे लोगों को लूटा जाता है, मारा जाता है। रिएक्शंस में गवर्नमेंट भी यहाँ पे कई लोगों को मारती है, जलाती है घरों को और तबाह मचा देती है। तो यहाँ पे बाद में मार्शल लॉ लेके आया जाता है ताकि कम से कम चीज़ें जल्दी से नॉर्मल करी जा सकें। ये बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, बहुत ही भीषण रिबेलियन था। युद्ध तो नहीं कहेंगे, रिबेलियन बोलेंगे। यह सब देखने के बाद इस प्रकार की जो रिवोल्ट थी, गवर्नमेंट ऐसा महसूस करती है कि हमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। 1880 से 81 के बीच संथाल पुनः उभर कर आते हैं। तो एक था 1856, अब 80-81 में भी एक बार उभर के आते हैं, लेकिन पुनः इनको दबा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अब बारी आती है सबसे पुरानी और भयंकर और इम्पॉर्टेंट 1857 का जो विद्रोह होता है, जिसमें डिबेट है बहुत सारे इतिहासकारों का कि यह एक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। कई सारे ये कहते हैं नीदर फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस नीदर रिवॉल्ट, ये रीजनल विद्रोह था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इतिहासकारों में इस पे बहुत सारी आइडियाज और मतभेद भी हैं। तो 1857 के रिवॉल्ट को देखेंगे 12 जून, और भी बिहार के कंसर्न में हम ये चीज़ें देखेंगे। 12 जून 1857 को ये रिवॉल्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? देवघर डिस्ट्रिक्ट से, जो कि विलेज रोहिणी से। तो यहाँ से क्वेश्चंस बना है, इसलिए याद रखिएगा। सोल्जर रिवॉल्ट करते हैं, 2 इंग्लिशमैन की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लड़के उनको मार दिया जाता है। विद्रोह में 2 इंग्लिशमैन ढेर हो जाते हैं। यही विद्रोह आगे बढ़ता है, 3 जुलाई को पटना सिटी तक पहुंचता है। यहाँ पे पीर अली एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, गुरहट्टा मोहल्ला से आते हैं, जो कि किताबों की दुकान किया करते थे। ये रिवॉल्ट को और आगे ले जाने के लिए चलते हैं। ओपियम ट्रेडर एजेंट लॉयल जो है यहाँ पे, ये इस चीज़ को सप्रेस करने की, दमन करने के लिए आगे बढ़ के आता है, लेकिन ऐसा कुछ सफल हो नहीं पाता है। तो ओपियम ट्रेडर कौन है? लॉयल है। और 3 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना सिटी में कौन करता है, तो पीर अली करते हैं। तो कब स्टार्ट हुआ? बिहार में 12 जून को। पटना कब पहुंचा? 3 जुलाई को। स्टार्ट कहाँ से हुआ? रोहिणी से। पटना कमिश्नर कौन थे उस समय? तो टेलर थे। टेलर जो है स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हैं इस रिवॉल्ट के प्रति। 19 जून को ही तुरंत मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वाजुल हक, इनको अरेस्ट कर दिया जाता है और 16 लोगों को हैंग कर दिया जाता है, हैंग टिल डेथ। पीर अली वहाँ के अरेस्ट किया जाता है उनको, और उनको भी सूली पे चढ़ा दिया जाता है, उनको भी हैंग कर दिया जाता है, फांसी की सज़ा उनको भी सुना दी जाती है। लेकिन टेलर जो है इस वेलर, इस शक्ति, इस बाहुबली को देखते हुए क्या कहते हैं, अपने एक बुक में आवर क्राइसिस में उनकी ये सारी डिटेलिंग को बखूबी बताए हुए हैं। तो आवर क्राइसिस टेलर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें ये सारी वर्णन है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाए तो आपको नहीं छोड़ना है।
25 जुलाई 1857 को जब विद्रोह आगे बढ़ती है, कहाँ पर, मुजफ्फरपुर। सोल्जर बहुत सारे मारे जाते हैं यहाँ पे, सोल्जर और इंग्लिश ऑफिशियल्स भी मारे जाते हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग रेजिमेंट के सोल्जर रिवॉल्ट करते हुए नज़र आते हैं और इंटर करते हैं कहाँ पे, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि जगदीशपुर में पड़ता है। और स्टार्ट करते हैं क्या, स्टार्टेड बाई बाबू कुंवर सिंह, यहाँ पे निकल के आते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह की एंट्री यहाँ पे हो जाती है, आपको याद होना चाहिए, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह निकल के आते हैं। 30 जुलाई इंपॉर्टेंट है, मार्शल रूल यहाँ पे इम्पोज होता है सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में 30 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद होना चाहिए। कहाँ पे, तीनों जगहों पे मार्शल रूल लगा दिया जाता है ताकि कम से कम पीस प्रोसेस को बनाया जा सके। रिवॉल्टी जितने भी थे वो गया पहुंच जाते हैं और वहाँ पे 400 कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पे फ्री करते हैं, ये भी चीज़ें याद होना चाहिए। ये सोल्जर जो है जमींदार ऑफ रोहतास और सासाराम के ये होते हैं। ये सब देखते हुए कुंवर सिंह जो है किसको टेलर के द्वारा कुंवर सिंह को बुलाया जाता है यहाँ पे कि कुंवर सिंह आइए, कुछ आपसे बात करनी है। लेकिन कुंवर सिंह तो अपने ही एक काफ़ी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग थे उस वक्त, उस टाइम पीरियड की पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छे से समझते थे। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स के एक्शन और रिएक्शन से भली भांति अवगत थे। देखिए दोस्त, आपको बता दूं, कुंवर सिंह एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने 1857 की जो बेस थी ना, उसको इतनी आराम से देश के सामने लाके रख दिया ताकि ये जो अंग्रेज़ों का जो हुकूमत था वो भंडाफोड़ हो सके। अंग्रेज करते क्या थे, लोग ये समझते थे अंग्रेज हमारे हित में भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को देखते हुए ये सारी चीज़ें मालूम चली जब विद्रोह बहुत बड़े स्तर पे हो गया। लेकिन ये सब जब समझ गए तो वो डिड नॉट गो टू पटना, वेंट टू मीट टेलर। तो पटना पहुँचे ही नहीं, जो कि समन भेजा गया था टेलर के द्वारा किसको, कि कुंवर सिंह आके पटना मिलिए, और वो मिलने बिल्कुल भी नहीं गए। यहाँ से कुंवर सिंह अपना स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट, किसके साथ, 4000 सैनिकों के साथ। और कहाँ तक पहुँच जाता है, सैनिक की संख्या 10,000 के आसपास तक पहुँच जाती है। बाद में वो इस्टेब्लिश करते हैं क्या, गन एंड गन पाउडर फैक्ट्री। कहाँ पर, जगदीशपुर में। क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, इसलिए याद होना चाहिए। तो गन पाउडर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के पीछे उद्देश्य क्या है कि वो तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि अब हमें इंग्लिश मैन से लड़ना है, सपोर्ट नहीं करना है, उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, उनकी चीज़ों को नहीं समझना है, हमें अपनी भूमि, लैंड, अपनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अपना सेल्फ रूल की तरफ आगे बढ़ने के लिए वो सोचने लगते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे गन पाउडर फैक्ट्री की आवश्यकता हो जाती है, जगदीशपुर में इसकी स्थापना हो जाती है। उसके बाद वो ऑक्युपाई करते हैं क्या, आरा को, और ही डिड नॉट किल एनी यूरोपियन, बिना किसी भी इंग्लिश मैन को मारे वो आरा को अपने में मिला लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। फिर इंग्लिश मैन उसको, आरा को पुनः जीत लेते हैं। कितने अटेम्प्ट में, यहाँ पे दूसरे अटेम्प्ट में इंग्लिश मैन उसको जीत लेते हैं। किसको, आरा को पुनः अपने में मिला लिया जाता है। पहली बार हार जाते हैं, दूसरी बार जीत लेते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसी मंदिरों को और पैलेसेस को, महलों को तोड़ा गया। यहाँ पे कुंवर सिंह, यहाँ पे उनकी महलों को, और बहुत सारे लोगों को मारा भी गया, जो विद्रोही थे उनको मारा भी गया। किसके द्वारा, इंग्लिश मैन के द्वारा। कैमूर हिल से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, ये हिल्स लोकेशंस इसकी जाके आप जरूर देखिए। और यहाँ पे कैमूर हिल व सेटलिंग प्लेस ऑफ अमर सिंह, तो ये इनके भाई थे, याद रखिएगा, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ये कैमूर हिल पे अपना पोजीशंस लिए हुए थे। कुंवर सिंह शिफ्ट करते हैं कितने, टुवर्ड्स रीवा साइड जाते हैं, बांदा साइड जाते हैं, और कालपी भी पहुँचते हैं। और किससे मिलते हैं, तात्या टोपे से वहाँ पे मुलाकात करते हैं। फिर लखनऊ आते हैं और उनको सम्मान भी दिया जाता है, अवध के दरबार में उनको सम्मानित किया जाता है कुंवर सिंह को। क्यों, क्योंकि सभी लोग जो ट्राईपार्टाइट बक्सर के युद्ध में यहाँ पे अलायंस हुई थी, सभी लोग खफा हैं इंग्लिशमैन से, इंग्लिशमैन के कार्य को सब लोग जान चुके थे। तो यहाँ पे अवध शाह यहाँ पे फरमान देते हैं, आजम
गढ़ डिस्ट्रिक्ट में कि आपका आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे उनको फरमान दिया जाता है। दिसंबर 1857 को ये युद्ध लड़ा गया इंग्लिश के द्वारा और नाना साहब भी उनके साथ थे। तो नाना साहब के भी ये साथ थे, तात्या तोपे के भी साथ थे दिसंबर 1857 तक। अब बात आती है लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजते हैं इस सब चीज़ों को डील करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय तक आते आते कुंवर सिंह जो है बहुत बड़े ओहदा वाले पर्सनालिटी बन गए थे देश में, और उस जोन में, खास करके बंगाल बिहार वाले जोन में। तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग सोचते हैं कि इस व्यक्ति से कैसे डील किया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट इशू निकल के आती है। तो बाद में कुंवर सिंह डरते नहीं हैं, ये वहाँ की लड़ाई लड़ने के बाद भी जगदीशपुर रिटर्न होकर आते हैं। आप सोच सकते हैं, जगदीशपुर छोड़ने के बाद, अपनी फैक्ट्री गन पाउडर की स्थापित करने के बाद, आरा को कैप्चर करने के बाद, पुनः ये रीवा, बांदा, कालपी वहाँ पहुँच गए और वहाँ से पुनः लड़ाई भी की अंग्रेज़ों के साथ, लखनऊ में सम्मानित भी हुए। और उसके बाद ये यहाँ पे आ रहे हैं किसके अगेंस्ट में? इंग्लिश के अगेंस्ट में। और कहाँ पे पहुँच रहे हैं? जगदीशपुर। तो कितनी बड़ी हिम्मत की बात होगी किसी भी पर्सनालिटी के लिए। और यहाँ पे आफ्टर डिफीटिंग इंग्लिश, बलिया पहुँचते पहुँचते अंग्रेज़ों को भी यहाँ पे धूल चटाते हुए आगे बढ़ते गए। ही आल्सो डिफीटेड ली ग्रैंड। तो यहाँ पे ली ग्रैंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये इनकी डेथ हो जाएगी। अब देखिए, इस फोर्सेस को यहाँ पे ली ग्रैंड को हराते हैं 23 अप्रैल 1858 को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है, और ये जो डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। 23 अप्रैल 1858 को इनको ही आल्सो डिफीटेड ली ग्रैंड फोर्सेस। 23 अप्रैल 1858 को इनको हरा दिया जाता है। ली ग्रैंड को हरा दिया जाता है किसके द्वारा? आपके कुंवर सिंह के द्वारा। लेकिन इसी भिड़ंत के दौरान कुंवर सिंह को चोटें आ जाती हैं, इस युद्ध में चोटें आ जाती हैं, जिसमें 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 23, 2, 25 या 26 ऐसी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। 25-26 अप्रैल 1858 को इनको डेथ इनकी हो जाती है। यहाँ से कमान संभालते हैं इनके भाई साहब, जिनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह इस चीज़ को आगे लेके आते हैं, फॉरवर्ड करके लेके आते हैं, स्ट्रगल को रुकने नहीं देते हैं। क्यों नहीं रुकने देते हैं अपने भाई की मृत्यु के बाद भी? क्योंकि उनका जो बलिदान था वो देश के लिए था। उस देश की बलिदान को, उस सूरवीर को, महारथी को कहीं ना कहीं सही सम्मान मिले, सही इज्जत मिले, इसलिए उनके भाई इस चीज़ को और आगे लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए शाहाबाद से ये स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, इस एरिया से, और उनके अंतर्गत ये चीज़ें, अमर सिंह के अंतर्गत ये स्ट्रगल और आगे बढ़ती है। नवंबर 1858 तक अमर सिंह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्वीन विक्टोरिया की बात करी जाए तो ये जो 1858 का युद्ध हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को क्षमा भी दी गई। जब पकड़ लिए गए उनको भी क्षमा भी दी गई। लेकिन जहां बात आती है अमर सिंह की, तो वहां पे उनके साथ 14 और लोगों को यहां पे क्षमा दान बिल्कुल भी नहीं दिया गया। किसके द्वारा? क्वीन विक्टोरिया के द्वारा। तो ये क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये यहाँ पे इनको क्षमादान बिल्कुल नहीं दी। किसको? अमर सिंह, इनके साथ 14 लोग भी और पर्सनालिटी थे, रिबेलियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, कह सकते हैं आप। कंपनी रूल इंडेड यहाँ पे, क्योंकि समझ गई थी 1857 की लड़ाई के बाद कि भैया रिफॉर्म लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ के रेसिडेंट हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, वो इतना स्ट्रांगली रिबेल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, ये समझ से बाहर हो गई थी अचानक इस सरकार को। तो ब्रिटिश की हुकूमत को हिला के रख देने वाली 1857 की जो क्रांति है, वो देश में इस प्रकार से होती है और उसकी सत्ता को चरमरा कर रख देती है। जहाँ कहीं भी इंग्लिश दिखते हैं, उनके विरुद्ध बातें होनी शुरू हो जाती थी। ये ऐसी स्थिति यहाँ पे पनप गई थी। तो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर फील्ड में जो एक्सप्लॉइट किए, हर फील्ड ने यहाँ पे अपने भारतीयों को स्तब्ध कर दिया, जिसके कारण लोग मजबूर हो गए और स्टैंडिंग
यहाँ पे लिए किसके खिलाफ, यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ। तो कंपनी का रूल 1858 के बाद यहाँ पे ख़त्म होता है और इंग्लिश जो गवर्नमेंट होती है सत्ता रानी सीधे संभालनी शुरू कर देती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है आपके सामने खेरवार मूवमेंट, तो ये 47 का था। खेरवार मूवमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी आया हुआ है। तो इसको कौन लीड करते थे, भागीरथी मांझी, याद रखिएगा। दूसरा जो आता है मुंडा रिवोल्ट, ये कब से कब तक चला, 1895 से 1901 में। ये भी कई सारे पीसीएस एग्जाम में पूछा है, आपके बिहार पब्लिक सर्विसन भी इससे बचा नहीं है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है मुंडा रिवॉल्ट, ये चीज़ें याद रखिएगा। इट वॉज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड और लार्जर इन नेचर, तो जो भी अगर बात करी जाए कौन सा ऐसा रिवॉल्ट था जो बहुत ही संयोजित तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था मोस्टली, तो वो आपका मुंडा रिवॉल्ट था, बहुत सारा एरिया कवर करता है। 1881 से 1895 तक इसकी बात करी जाए तो फार्मर्स यहाँ पे रिवॉल्ट किए हैं बहुत सारे जगहों पे। एजुकेशंस की बात करी जाए यहाँ पे तो ट्राइबल सिस्टम एजुकेशंस भी इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आया था। क्रिश्चियंस की बात करी जाए तो यहाँ पे रिलीजन को और आगे बढ़ाने के लिए बात करी जा रही थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आए थे तो क्रिश्चियनिटी लेके आए थे, मिशनरी को लेके आए थे, यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। और ये प्रीचिंग आइडियाज़ लेके आए थे कि यहाँ पे लोगों को कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जाएगा, नहीं तो एजुकेट किया जाएगा। तो दोनों तरीके से वो डील करते थे, या तो मान जाओ नहीं तो ज्ञान ले लो। ज्ञान देने के लिए क्रिश्चियनिटी और मिशनरी बिल्कुल पर्याप्त वहाँ पे मुद्रा में बैठी हुई थी। बिरसा यहाँ पे जन्म लेते हैं कहाँ पे, रांची में 1875 में। तो ये वही है आंदोलन मुंडा रिवॉल्ट जो बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ पे जानते हैं हम। 1895 में चालकंड विलेज में यहाँ पे ये जन्म लेते हैं। तो ही वाज नोइंग अबाउट इंग्लिश मिशनरी, पहले इंग्लिश मिशनरी में ये कार्यरत होते हैं, बहुत सारे कामकाज को देखते थे बिरसा मुंडा, लेकिन बाद में इनको आइडियाज़ लग जाता है। देखिए आप किसी भी व्यक्ति को एक बार मूर्ख बना देंगे, 2 बार मूर्ख बना देंगे, 3 बार भी मूर्ख बना देंगे, लेकिन बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पे इनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं लूट पाट मचा रहे हैं, अपने लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ आने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो बिरसा यहाँ पे एक प्रीच कर रहे हैं क्या, प्यूरिटी एंड सोल रिफॉर्म की और मोनोथीज्म की बात बोल रहे हैं। एक ईश्वरवाद और यहाँ पे प्यूरिटी यानी शुद्धता की बात, और जो सोल है आत्मा है उसके रिफॉर्म की बातें बोल रहे हैं। तो ये सिंह बोंगा यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है। सिंह बोंगा इनके भगवान हैं, उनकी पूजा करने के लिए केवल बोलते हैं। ही साइटेड विथ हेल्प ऑफ सिंह बोंगा, और ये भी बोलते हैं कि सिंह बोंगा एक दिन ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि ये सारे की सारी एक्सप्लॉयटेशंस ख़त्म हो जाएगी। ये सारी सिंह बोंगा जो उनके भगवान हैं उनके ऊपर ये बात बोलते हैं और कहते हैं एक्सेप्ट ब्रिटिश पावर, हम ब्रिटिश पावर को एक्सेप्ट कर सकते हैं बट डू नॉट पे देम, उनको इस सब चीज़ के लिए कोई भी रकम पे नहीं करनी है। यानी उनको इस सिस्टम से हटाने के लिए पहले ही वो सोच लिए थे। पीपल गॉट इंस्पायर्ड, ये सारी चीज़ें सुन के वहाँ की जो जनता ही वहाँ उनमें एक इंस्पिरेशन जागी कि यह व्यक्ति जो है वह कुछ अलग बोल रहा है। इस व्यक्ति ने क्या अंग्रेजों के खिलाफ बोला कि जो कोई नहीं बात बोला, वो इस व्यक्ति ने ये ऐसी बातें बोली कि उनके साथ उनके चीज़ों को मान सकते हैं लेकिन उनके लिए आप पैसे पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया ये आपका लैंड है, इंडिया आपका लैंड है, उनका नहीं। ये लैंड आपका है, घर आपका है, रिसोर्स आपका है, खेत खलियान आपका है, प्रोडक्शंस आपका है, यहाँ पे आपके लोग रहते हैं, उनके नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं, ऐसी कोई आइडियाज़ यहाँ पे निकल के आ रही थी। 24 अगस्त 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया गया सडनली। एंड विक्टोरिया क्वीन की जब डायमंड जुबली उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रही थी 1898 में उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि कम से कम डायमंड जुबली में किसी को मुक्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। यहाँ पे दूसरी बात बोली जा रही है कि रिवॉल्ट गेट स्पीड अप, जब उनको आज़ाद कर दिया जाता है तो पुनः जो रिवॉल्ट होता है और तीव्र गति से बढ़ा दिया जाता है।
उनके फॉलोअर भी कैप्चर करते हैं फॉरेन मिशंस को और वायलेंस जो है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ जाता है। 3 फरवरी 1900 की अगर बातें करें, देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ गए, 3 फरवरी 1900 की बातें करें तो यहाँ पे अगेन उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। 30 मई को उनकी मृत्यु हो जाती है। किससे? डायरिया से। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाता है किससे मृत्यु हुई, कब अरेस्ट किया गया। तो बिरसा मुंडा यहाँ पे ये भी फेल होते हुए नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फेलियर रहा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस लोगों को इन्होंने किया। उसके बाद आती है ताना भगत मूवमेंट की, जो शुरुआत होती है 1913 से 14 में। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया है और ये यात्रा भगत इसको शुरू करते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी बना है। यह इम्पैक्ट करता है किस पे? उरांव, मुंडा, संथाल, ये सारे ट्राइबल ग्रुप पे ये इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आता है। यह सबसे डिफरेंट और सबसे पहला ऐसा रिवॉल्ट था जो कि अपनी अलग विशेषता, अलग पहचान रखे हुए था। इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे 3 जो है डिमांड्स थे। यहाँ पे 3 डिमांड्स को हम ये करेंगे कि सेल्फ रूल और नो पे टैक्स और इक्वालिटी इन ह्यूमैनिटी। ये सबसे विचित्र मूवमेंट था। ये कहीं ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित ये मूवमेंट बोला जा सकता है कि सेल्फ रूल देख सकते हैं कि हम कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। इक्वालिटी इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन सब बराबर हैं, कैसी एक्सप्लॉयटेशंस, सारे लोग टैक्स नहीं पे करेंगे, कैसा टैक्स, हमारा लैंड है। सेल्फ रूल की बात करेंगे, हम अपने लोग पे अपना अधिकार जमाएंगे, अपने सिस्टम को अपनी तरीके से लेके चलेंगे। तो ये 3 डिमांड ताना भगत 1913, यात्रा भगत यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट करते हैं, 3 डिमांड लेके आते हैं। रिवॉल्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे इंस्पायर होते हैं कांग्रेस लीडर गांधी जी से, जबकि मैं पहले बताया, और प्रमोट किया जाता है गांधी को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर बना के इस बार पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी लीडर की बात करी जाए, शिबू माया देबिया, इसी से रिलेटेड थे, इनका भी नाम याद रखने की ज़रूरत है। इट वॉज आल्सो अगेंस्ट डीकूज, ये जो बाहर के लोग थे उनके ऊपर भी जमींदार एडमिनिस्ट्रेटिव, और एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ एलिमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ एलिमेंट यहाँ पे एडॉप्ट किया गया ताकि हम बहुत हद तक अंग्रेज़ों को उनकी एक्सप्लॉयटेशंस पॉलिसी को हटा सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें लेके आई गई और गांधी जी से इंस्पायर होता हुआ ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये चीज़ें आपकी कवर हो गई होंगी। चैप्टर 3 के लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पूरा एकेडमी के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका PDF और डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए आप इस चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस का पेपर आने वाला है उसकी सारी की सारी GS की जो बिहार स्टेट की GK है वो यहाँ पे मैं कवर कर दूंगा। यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं आ सकते, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनेगा तो आप ज़रूर टैकल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मेहनत करके आपको पढ़ाई जा रही है। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हाट एवर आई अपलोड ओवर हियर आपको नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा एकेडमी चैप्टर 3 कुछ ही दिनों में आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी।